तो आज 17 से 18 मिनट के अंदर में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है और एक एक पॉइंट को वन बाय वन बताते जाएंगे जो आपको कंसिडर करना जरूरी है। और लास्ट वाला पॉइंट मेरा फेवरेट है और वहां पर आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो लास्ट मिस मत करना। और साथ में 22 तारीख को रात में 9 बजे होने जा रहा है एक धमाकेदार सेशन जिसकी कीमत है सिर्फ 59 रुपीज। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कीजिए। इस गिरावट में कैसे क्या करना चाहिए, कैसे लॉस से बचना चाहिए, कैसे पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, चाहे इंट्राडे की हो, सिंग की पोजीशन को, सबको कवर करेंगे। यानी हर एक के लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। 2025 शुरू होते ही मार्केट में एक चीज लगातार बनी हुई है, वो क्या है? वॉलेटिलिटी के साथ लगातार गिरावट। आप देख ही रहे हैं, रोज एक न एक नई न्यूज आ रही है और मार्केट गिरता जा रहा है। ऐसे में मिडिल क्लास के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट करना सुपर डुपर रिस्की है और यूं ही लोग फंसे हुए। और ऐसे टाइम में हम ध्यान देते हैं म्यूचुअल फंड की तरफ। अब आप लोग बोलेंगे, अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ी एएमसी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ने कहा था कि मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी अच्छा रिटर्न नहीं आएगा और आप म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं। तो देखिए, आपके लिए समझना ज़रूरी है कि एक म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना आसान काम नहीं है। इसलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर एक सही म्यूचुअल फंड आप किस तरीके से मार्केट की गिरावट में खुद से खोज कर उसमें इन्वेस्ट करके अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस गिरावट से बिल्कुल मत डरिएगा, इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, क्योंकि आज से 2 साल के बाद, ज़्यादा मैं नहीं कह रहा, 2 साल के बाद आप कहेंगे कि एक भाई था जिसने आपको सही राय दी थी। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए कि जो म्यूचुअल फंड मेरे लिए सही है, जरूरी नहीं है कि वही आपके लिए सही हो, क्योंकि आपकी एज, आपकी इनकम, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी सभी मुझसे अलग होगी। यानी जितने सुनने वाले लोग हैं सबके लिए कंडीशन अलग अलग होगी और हर किसी का पैसे के साथ रिलेशन भी अपना अलग अलग हो सकता है। एक लड़की की इनकम 7 लाख रुपए हो सकती है, वो शायद 25 से 28 साल की एज ग्रुप में हो सकता है। उसका रिस्क लेने का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगा, बशर्ते कि कोई इंसान अगर सेम कमा रहा है लेकिन उसकी उम्र 30 साल है और आपकी इनकम 15 लाख है, तो हो सकता है कि आपका रिस्क लेने का कैपेसिटी ज़्यादा हो। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको कंसिडर करनी है वो क्या है? रिस्क एपेटाइट। और इसमें 3 तरह के इन्वेस्टर होते हैं। पहला होता है एग्रेसिव, दूसरा होता है बैलेंस्ड और तीसरा होता है कंजर्वेटिव। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि खेल यहीं पर फंसता है। बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है। हर इंसान जब बना रहा है, बता रहा है, तो इंसान को ये लगता है कि वो मेरे लिए, बट वहीं पर ये जो रिस्क एपेटाइट या पैसे की कमाई या रिस्क हम कैसे ले सकते हैं, इन सब में मामला खराब हो जाता है। तो देखिए, जनरली क्या होता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिस्क और रिटर्न दोनों ज़्यादा रहते हैं, इसलिए कहा जाता है रिस्क है तो इश्क है। सिमिलरली अगर आप स्मॉल कैप जो है उसमें भी वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है एज कंपेयर टू लार्ज कैप। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप पूरे इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अगर आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम है तो आप हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाइब्रिड फंड में आप देख सकते हो बैलेंस्ड हाइब्रिड और एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। इसमें क्या होता है, 65 से 80% जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इक्विटी में होता है और बाकी का डेट में होता है, जिससे आपका रिस्क घट जाता है। बाकी अगर आपको रिस्क लेना ही नहीं है तो उस कंडीशन में आपके लिए डेट फंड आता है। बट भैया, डेट फंड के रिटर्न बहुत बहुत कम होते हैं, ये भी मैं अभी बता दूं। अगर आपको रिस्क बैलेंस करके चलना है तो आप मल्टी कैप फंड में जा सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, एक एक पॉइंट करके बताता जाऊंगा। पॉइंट को आप अपने नोटबुक में नोट करते जाइएगा और तब लास्ट में मैं समरी बताऊंगा, ठीक है? तो मिस मत करना। सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट आता है म्यूचुअल फंड को चूज करते वक्त, वो है रिटर्न। जी हाँ, अब देखिए, रिटर्न में 3 चीजें समझनी पड़ेगी आपको। पहला पॉइंट, एक होता है एब्सोल्यूट रिटर्न, एक होता है CAGR और एक होता है XIRR। अब आपने 2 जगह इन्वेस्ट किया 50-50 हज़ार रुपए का। अब एक जगह आपको रिडीम करने के बाद 60,000 मिला और एक जगह 65,000। आपको रिटर्न कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे? देखिए, ये जो भी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आपको सब दिख रहा है, इसलिए ध्यान से रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू 20% का रिटर्न। दूसरा 15,000 डिवाइडेड बाई 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 100% इक्वल टू 30%। यानी सेकंड इन्वेस्टमेंट 30% बेहतर है, बट अभी हमने टाइम कंसिडर ही नहीं किया। मान लीजिए कि एक इन्वेस्टमेंट की जर्नी जनवरी 2000 शुरू में शुरू हुई थी,
और रिडीम जनवरी 2022 में हुआ। वहीं दूसरी इन्वेस्टमेंट हमने जनवरी 2021 में की थी, बट रिडीम जनवरी 2023 में की। तो दूसरे में जिसमें आपको रिटर्न दिखा उसमें 2 साल लगा था दोस्त। अब किसको बेहतर मानोगे, सेकंड को कि फर्स्ट को? फर्स्ट को, राइट। सेकंड नहीं हुआ ना, क्योंकि कम टाइम फ्रेम में ज्यादा रिटर्न देना। अब आते हैं CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। CAGR आपको यह बताता है कि ओवर अ टाइम पीरियड फंड ने आपको कितना रिटर्न दिया है। अगर हम देखें फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का CAGR अराउंड 20%, वहीं सेकंड का CAGR अराउंड 14%। आप कैलकुलेशन में मत जाइएगा, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। सारे फंड आपको CAGR कैलकुलेट करके देते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, सब कुछ दिखता है, कोई भी फंड डालोगे सब दिखता है। पर क्या होता है, लोग 1 साल का रिटर्न देखकर जज करते हैं, ये बहुत अच्छा है, इस फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। गलत। कम से कम 3 से 5 साल का परफॉर्मेंस चेक कीजिए, 3 से 5 साल में क्या रिटर्न दिया है। कुछ फंड में 5 साल का परफॉर्मेंस नहीं दिखता है, तो एटलीस्ट 3 साल का देखिए, ठीक है। अब आता है तीसरा, XIRR। देखिए, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप वन टाइम इन्वेस्ट करें। आप SIP लगाते हैं, चाहे मंथली लगा रहे हैं, फोर्टनाइटली लगा रहे हैं, वीकली लगा रहे हैं, 3 मंथ पे लगा रहे हैं, कुछ भी आपकी मर्जी है ना, आप कैसे भी लगा सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट की 2 फंड में, एक में 5,000 का मंथली और एक में 3,000 का मंथली। अगर आप दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं तो दोनों में से किसने बेहतर रिटर्न दिया, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा XIRR। मान लीजिए अगर 5,000 वाली XIP से आपको मैच्योरिटी पर 75,000 मिल रहा है और 3,000 वाली SIP से मैच्योरिटी पर आपको 48,000 मिल रहा है, तो दोनों में XIRR कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट SIP का XIRR 49% और दूसरे का 67%। अब अगर आपको इन दोनों में से चूज करना होगा कंटिन्यू करने के लिए तो सेकंड चूज करेंगे, राइट। क्योंकि XIRR आपको पर्सनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करके देता है आपके SIP का। अब ध्यान दीजिए, जब भी आप म्यूचुअल फंड चूज करें CAGR जरूर चेक करें और टाइम टू टाइम आपके फंड का XIRR जरूर चेक करें। अब आप कहेंगे कि सर ये तो दिखता नहीं है, ये नहीं है, तो सर आप हमारे साथ इन्वेस्ट कीजिए ना, हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, गूगल फॉर्म भरिए, बहुत अच्छे से सब कुछ देखते हैं, सब कुछ बताते हैं और सब कुछ सिखाते हैं, तभी इस लेवल का ज्ञान दे पाते हैं। आज के डेट में जो लोग SIP बंद कर रहे हैं, पता है उनमें कौन लोग हैं, जो डायरेक्ट करने वाले हैं, जिन्होंने एंजल ग्रो से डायरेक्ट किया है, क्योंकि उनको कोई बताने वाला था नहीं। मार्केट में बुल रैली चल रही थी, खुद से इन्वेस्ट कर लिया। अब मार्केट गिर रहा है, डर गए, वो बेच रहे हैं। लेकिन जो लोग किसी भी एजुकेटेड एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी रिडीम नहीं कर रहा, बल्कि उनको पता है गिरावट एक मौका है, बशर्ते कि हमें ये देखना जरूरी है कि हमने अच्छा फंड लिया है या नहीं लिया है, हमारा फंड आउट परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उस चीज़ के लिए आप गूगल फॉर्म जरूर भरिए और हमारे साथ इन्वेस्ट कीजिए। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। देखिए, मतलब हज़ारों तरह के म्यूचुअल फंड है, आप डिफरेंट सेक्टोरियल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मल्टी कैप में, फ्लैक्सी कैप में, बट कैसे पता चलेगा कि फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है? CAGR तो आपने देख लिया, तो आप ऐसे तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ एक्सपेंस रेशियो भी कम होगा, रिस्क भी कम होगा। बट अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, जिससे कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न के बारे में पता भी कर सकते हैं और कमा सकते हैं, वो है अल्फ़ा। जी हाँ, अब ये अल्फ़ा क्या होता है? अल्फ़ा आपको बताता है कि इस फंड ने, यानी जिस फंड को आप देख रहे हो, बेंचमार्क से कितना ज़्यादा परफॉर्म किया है, रिटर्न दिया है। एग्जाम्पल के लिए DSP टॉप 100 इक्विटी फंड, अल्फ़ा कितना है? 7.94। ICICI प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी फंड, अल्फ़ा कितना है? 7.53%। इसका मतलब क्या हुआ? इंडेक्स को बीट किया 7 से 8% से। इसीलिए लोग कहते हैं ना इंडेक्स फंड में लगाएंगे, इंडेक्स फंड में। अरे भैया समझो, हीरो प्रोडक्ट भी है, आपको कोई बताता ही नहीं है, बस आधी नॉलेज। इंडेक्स फंड में लगाएंगे, खर्चा कम होएगा, तो हम इंडेक्स में लगाते हैं। ये लो 8% से बीट कर रहा है, आप बचा रहे हो 0.5%, यहाँ पे 6.5% डूब गया। बताओ क्या करोगे? कमेंट में बताओ, कहाँ लगाओगे पैसा? अब भी इंडेक्स में लगाओगे या जो अल्फा दे रहा है उसमें लगाओगे? कमेंट में बताओ। अब आता है थर्ड पॉइंट, रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, आपने अल्फा चेक कर लिया, CAGR चेक कर लिया, XIR देख लिया, सब देख लिया, बट आप रिटर्न को एब्सोल्यूट में नहीं देख सकते। रिटर्न देखते वक्त रिस्क कंसिडर करना भी जरूरी है कि कितना रिस्क लेने पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। इसलिए हमें म्यूचुअल फंड चूज करते वक्त शार्प रेशियो देखना पड़ता है, बहुत जरूरी है दोस्त। शार्प रेशियो आपको बताएगा कि इस फंड में हमें इतना रिटर्न कमा के दिया है और कितना रिस्क लिया है, यानी कितना रिस्क लेना पड़ता है
इतना रिटर्न कमाने के लिए। मैथ में नहीं जाएंगे, रिटर्न ये रेशियो भी आसानी से आपको दिख जाता है हर फंड के नीचे जैसे दिख रहा है। अब याद रखिएगा, शार्प रेशियो हाई होना अच्छी बात है, बस आपको कंपेयर ये करना है कि फंड का शार्प रेशियो कितना है। आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस्ड फंड और डीएसपी टॉप 100 इक्विटी फंड दोनों में देखिए, रिटर्न भी हाई है, अल्फा भी हाई है कंपेयर टू अदर फंड, शार्प रेशियो भी, यानी ये फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एग्जाम्पल समझ में आया? तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है, आप कर सकते हो। तो अब रिटर्न में हमने ये देख लिया कि क्या देखना है। अब आती है बात एक्सपेंस की। तो देखिए, इंडेक्स फंड रहते हैं, उनमें जनरली एक्सपेंस रेशियो कम रहता है क्योंकि उसमें रिसर्च इतनी करनी नहीं पड़ती है ना, और बहुत एक्टिवली उसमें ज़्यादा बाइंग सेलिंग नहीं होती है, एक्सचेंज नहीं होता क्योंकि इंडेक्स को कॉपी कर रहा है। वहीं पर अगर हम दूसरे फंड कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें ये सारी मेहनत होती है, तो उसमें एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा लगता है। तो अब किसी में 0.5%, किसी में 0.75, 1%, 1.5%, 2% जैसा होता है। लेकिन अभी मैंने आपको दिखाया था अल्फ़ा, तो ये आपको डिसाइड करना है। जब इंडेक्स फंड जा रहे हो तो आप फुल सिक्योर में जा रहे हो, मेरे को सेफ चाहिए, कम चाहिए, कोई बात नहीं, खर्चा कम लगेगा, ठीक है। लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न कमाने जा रहे हो तो वहाँ पर ये 0.5% देने के लिए तैयार रहो और उसमें आपको कहीं से कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। आई बात समझ में? तो ये आपको डिसाइड करना है कि क्या बचाना है, क्या करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कोई भी सवाल रह जाए कमेंट में लिखिएगा। इसके बाद देखते हैं एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या होता है? अगर आप म्यूचुअल फंड सेल करते हैं तो कंपनी आपसे जो अमाउंट चार्ज करती है वो होता है एग्जिट लोड। आइडली 1% से ज़्यादा का एग्जिट लोड नहीं होना चाहिए। अब बात आती है फंड मैनेजर की। बिल्कुल, ये तो हीरो है, घोड़ा कौन दौड़ा रहा है? फंड मैनेजर। तो देखिए, जो फंड एक्टिवली मैनेज होते हैं उसमें ये देखना ज़रूरी है कि आपके फंड को कौन मैनेज कर रहा है, क्या फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक्टिवली जो फंड मैनेज कर रहे हैं उनमें आपके फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस का मेजर रोल है। अब मान लो कोई फंड मैनेजर है XYZ, उनके पुराने फंड हमेशा अल्फ़ा जनरेट किए हैं, बेहतर रिटर्न जनरेट किए हैं, सब कुछ अच्छे तरीके से, तो उनका कोई भी नया फंड आएगा तो आप उस पर विश्वास कर सकते हो कि ये वही घुड़सवार है जिसने जितने भी घोड़ों को दौड़ाया है उसको जिताया है, राइट। और इसका डेटा आपको AMC की वेबसाइट पर मिल जाएगा। साथ ही आपको म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो भी मिल जाएगा जिससे आप देख सकते हैं कि किस सेक्टर में कितना पैसा लगा रहे हैं ये लोग। तो आप चेक कर सकते हैं कि किसी रिस्की सेक्टर में ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं या किसी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड वालों की भी बहुत स्ट्रैटेजी होती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो फिर आप चूज़ कर सकते हैं कि भैया कहाँ क्या लग रहा है, किस तरीके से लग रहा है, मुझे क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, इनकी पुरानी स्ट्रैटेजी क्या थी। तो उस तरीके से सारा डिसाइड करते हुए आप एक फंड मैनेजर को डिसाइड करते हो, ठीक है। अब एक पॉइंट जो हर कोई मिस करता है वो है एसेट अंडर मैनेजमेंट, AUM। देखिए, AUM यानी मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल दी एसेट दैट इज मैनेज्ड बाय म्यूचुअल फंड मैनेजर, ठीक है। तो जनरली इन्वेस्टर सोचते हैं कि अगर AUM का साइज बिग है तो बेहतर है क्योंकि ज़्यादा लोग उसमें पैसा डाल रहे हैं, यानी ट्रस्टवर्दी है। बट ये हर बार सही नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी स्मॉल कैप में पैसा लगा रहे हैं और उस फंड का साइज 10,000 करोड़ का है, तो जनरली स्मॉल कैप की कंपनियों की मार्केट वैल्यू कितनी होती है? 2,000 करोड़, 5,000 करोड़, राइट है ना। और अच्छी स्मॉल कैप कंपनी जनरली गिनी चुनी है। अब अगर एक म्यूचुअल फंड हाउस किसी स्मॉल कैप में 500 करोड़ के अराउंड इन्वेस्ट करती है तो उस कंपनी का मार्केट प्राइस वैल्यूएशन से ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे शेयर की डिमांड और बढ़ेगी और फेक ग्रोथ कहीं ना कहीं दिखने लगेगी। और अगर म्यूचुअल फंड को अगर ज़्यादा बड़ा फंड साइज है तो जनरली फंड डिप्लॉय करने में, यानी उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमेशा ज़रूरी नहीं है कि फंड साइज बड़ा हो तो वहीं पैसा लगाएंगे, ठीक है ना। तो आइडली 3,000 से 25,000 करोड़ के म्यूचुअल फंड अच्छे माने जाते हैं। बात सच्ची और अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है?